एक बार फिर से आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल भर्ती का जो एग्जामिनेशन है वो 18 सितंबर को होने वाला है और इसके लिए एग्ज़ाम डेट और साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं तो उन सभी कैंडिडेट को हम अच्छे से प्रिपरेशन करवाने के लिए लगातार रोज एक मॉक टेस्ट के रूप में आपको कुल 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जिसके हम 5 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 को। तो ये रोजाना जो आपका मॉक टेस्ट है लाइव आपको सुबह 10 बजे मिल जाता है। तो इसे सुबह 10 बजे आप लोग निश्चित तौर पर जरूर ज्वाइन करिएगा और आपको ये जो पूरा मॉक टेस्ट है कैसा लगता है इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस मॉक टेस्ट में आपको वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन के एग्जामों में पूछे गए हैं और साथ ही साथ अभी हाल ही में जो लेटेस्ट है टीसीएस के द्वारा लगातार क्वेश्चन जो आ रहे हैं विभिन्न एग्जामों में, वो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए आज का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कौन सा ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का अनावरण किया है? तो वो देश है आपका जर्मनी। तो जर्मनी जो आपका देश है, ये देश ऐसा पहला देश बन गया है विश्व का जहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का अनावरण किया गया है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है हाइड्रोजन ईंधन की। तो हाइड्रोजन फ्यूल की बात की जाए तो यह एक ऐसा फ्यूल होता है जो कोशिकाओं का उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में यहाँ पर बदल देता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है जर्मनी की। तो जर्मनी से करंट अफेयर से संबंधित 3 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले जर्मनी की राजधानी कौन सी है तो वो आपकी बर्लिन हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा कौन सी है तो वो यूरो हो जाएगी। और जर्मनी के अगर आपसे राष्ट्रपति पूछ लें तो वो हो जाएंगे ओलफ स्कोल्ज। आपको राष्ट्रपति का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी G20 का जो सम्मेलन है वो भारत में चल रहा है और यहाँ पर सभी स्टेटों के जो प्रमुख हैं G20 के वो भारत में आए हुए हैं। तो इसीलिए जर्मनी भी G20 का सदस्य है और इसके भी जो राष्ट्रपति हैं वो अभी हाल ही में भारत में आए हुए हैं। तो इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा दूसरा है, कह रहा है डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी है हिंद महासागर में। तो यहाँ पर बात आई है डॉगर बैंक की। तो डॉगर बैंक की बात की जाए तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डॉगर बैंक है ये आपके इंग्लैंड के पूर्वोत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तरी सागर में भी आपका स्थित है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है, आप लोग देख सकते हैं महासागरों की। तो इन सभी महासागरों को क्रमबद्ध रूप से याद करने के लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा महासागर किस नंबर पर आता है। तो इसको याद करने के लिए सबसे जो अच्छी ट्रिक है वो है आपकी पैसा, PAISA। पी से प्रशांत महासागर, ए से आपका अंटार्कटिक महासागर, आपका आई से हो जाएगा हिंद महासागर, एस से आपका हो जाएगा दक्षिण आपका अटलांटिक महासागर और आपका ए से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर और तीसरे नंबर का हिंद महासागर। ये तीनों महासागर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, कह रहा है सर्वाधिक मतदाता वाला देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन।
तो सर्वाधिक मतदाता वाला जो देश है वो है अपना प्यारा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है राष्ट्रीय मतदाता की, तो जान लेते हैं आपके जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में। तो बात की जाए भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले निर्वाचन आयोग का संविधान में किस जगह पर उल्लेख हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 324 जो है भारतीय निर्वाचन का जो आयोग है उसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद में आपको 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है इसके सबसे पहले जो प्रमुख बनाए गए थे वो सुकुमार सेन बनाए गए थे। पहली भारतीय महिला पूछ ले निर्वाचन आयोग की जो प्रमुख थी वो रमा देवी थी। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो वो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार, और इसके जो सदस्य हो जाएंगे वो अनूप चंद्रा जी और अरुण गोयल जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है रजत क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी है फसल। तो यहाँ पर बात आई है रजत क्रांति की। तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो है अंडे से। किससे है? अंडे से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है क्रांतियों की, तो क्रांतियों के बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ दूध। तो दूध से संबंधित जो क्रांति है वो है श्वेत क्रांति। कौन सी है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के अगर आपसे जनक पूछ लें तो वर्गीज कुरियन जी हो जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन डी में फसल या फिर खाद्यान्न उत्पादन, इससे संबंधित जो क्रांति है वो है हरित क्रांति, और हरित क्रांति के जो प्रमुख हैं वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, ऑप्शन बी निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ऑप्शन डी है प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का पता लगाने के लिए जो आकलन किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है प्रति व्यक्ति आय। तो अगर आपसे पूछ ले भारत में प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली हुई थी या उसकी गणना की हुई थी, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी गणना की गई थी 1867 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक भी आपको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसी अपनी पुस्तक में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय का वर्णन किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है डॉक्टर VR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर VR अंबेडकर ने जो संविधान का हृदय और आत्मा कहा था वो कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार का वर्णन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर जो 32 है इसमें मेंशन इसको किया गया है। अब यहाँ पर जान लेते हैं जो अन्य ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 14 यानी कि आर्टिकल नंबर 14 के तहत यहाँ पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए मैंने आर्टिकल बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 में मेंशन है। वहीं ऑप्शन नंबर डी देखेंगे लिखा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 25 में इसका वर्णन है। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 है। ऑप्शन नंबर डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इंसुलिन
ऑप्शन नंबर ए यकृत से स्त्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी तिल्ली, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी है गुर्दा। तो इंसुलिन जो एक है यह है एक अग्नाशय, क्या है अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होंगे तो यहाँ पर मधुमेह की जो बीमारी है उसकी समस्या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है शर्करा में क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। तो शर्करा जो होता है इसमें जो जो पाया जाता है, इसमें कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन वाला अगर हम देखते हैं तो पार्ट नंबर जो 2 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही पाया जाता है शर्करा में। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। कह रहा है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग, बेरी रोग, स्कर्वी रोग और रतौंधी रोग। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है सूखा रोग। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, जिसे रिकेटस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो लिखा हुआ बेरी। तो बेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सी स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी रतौंधी लिखा हुआ है, रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको रोग याद रखने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड से, ऑप्शन नंबर बी जियोलाइट से, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड से, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट से। तो जल की स्थायी जो कठोरता है इसको जो दूर किया जाता है वो किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। किससे किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो दे रखा है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसका अगर हम फार्मूला देखते हैं तो हो जाएगा Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3। तो आप सभी लोग आंसर देते रहिएगा, जैसे आप लोग आंसर लगातार स्पीड में दे रहे हैं इसी प्रकार से आंसर आप लोग देते रहिएगा। ये रोजाना सीरीज आपको इसी चैनल पर सुबह 10 बजे मिलने वाली है। तो सुबह 10 बजे आकर आप लोग इस सीरीज को एग्जाम से पहले जरूर ज्वाइन करिएगा। आशा ही नहीं हम बल्कि विश्वास करते हैं कि इसी सीरीज से आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी सभी लोग जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जल्दी आंसर दे रहे हैं वो सभी कैंडिडेट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर बी कोलंबस, ऑप्शन सी हॉपकिंस, ऑप्शन डी है मैगलेन। तो भारत का जो समुद्री रास्ता खोजा गया था ये खोजा गया था वास्को डी गामा के द्वारा। तो वास्को डी गामा के द्वारा सन 20 मई 1498 ईस्वी को भारतीय समुद्री मार्ग को खोजा गया था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, अगर आपसे पूछे वास्को डी गामा भारत में जब पहुंचा हुआ था तो किस बंदरगाह पर पहुंचा हुआ था, तो कालीकट बंदरगाह पर पहली बार आया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कोलंबस से लिखा हुआ है, तो कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। वहीं ऑप्शन नंबर डी में मैगलेन लिखा हुआ है, तो मैगलेन ने 1519 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी तक पृथ्वी की पहली बार जल यात्रा की थी। पृथ्वी की अगर पूछ ले पहली बार जल यात्रा किसने की थी तो वो मैगलेन के द्वारा 1519 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी तक की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कह रहा है खरीफ फसल काटी जाती है। ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर बी जनवरी फरवरी में, ऑप्शन नंबर सी मार्च अप्रैल में, ऑप्शन नंबर डी है मई और जून में। तो यहाँ पर बात की गई है खरीफ फसलों की। तो सबसे पहले जान लेते हैं
फसलें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो फसलें आपकी कुल 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि जो आपकी बुवाई और कटाई होती है इनके 3 प्रमुख सीजन होते हैं। आपकी खरीफ की फसलें, जायद की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलें जून और जुलाई में यहाँ पर बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको काट लिया जाता है। पूछ ले खरीफ की फसलें प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना हो जाएंगी। इसके बाद जायद फसलों की बात करें तो जायद फसलें मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं और इसके साथ साथ जून और जुलाई तक आते आते इनको काट लिया जाता है। इनके प्रमुख फसलों की बात करें तो इसमें आपका चावल, ककड़ी, तरबूज आपका हो जाएगा। वहीं रबी की फसलों की बात करते हैं तो ये फसलें अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती हैं और अप्रैल और मई जून के महीने तक इनको काट लिया जाता है। रबी की फसलों के प्रमुख फसलों की बात कर लें तो इसमें आपका गेहूं, जौ, आलू और चना हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई थी खरीफ के फसलों की। तो खरीफ फसलें जो काटी जाती हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में काटी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राष्ट्रीय जनगणना का शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1882, 1884, 1881 और 1891 में। तो राष्ट्रीय जनगणना की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले 1872 ईस्वी में वायसराय मेयो के द्वारा स्टार्ट होती है, लेकिन पहली बार 1881 ईस्वी में ये आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ ले 2011 तक अभी तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो कुल 15 बार आपकी जनगणना हो चुकी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी है 31। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर अगर जो पूरा करता है इसके लिए कुल समय 27 दिन और 6 घंटे लेता है, यानी लगभग 28 दिनों का समय लेता है। तो 28 दिन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी नंद वंश, ऑप्शन नंबर सी शुंग वंश और ऑप्शन नंबर डी है गुप्त वंश। तो सम्राट अशोक का जो संबंध है वो है मौर्य वंश से। किससे है? मौर्य वंश से। अब यहाँ पर प्रमुख वंश की बात की गई है तो सभी वंशों के बारे में देख लेते हैं। मौर्य वंश की अगर बात की जाए तो मौर्य वंश की जो स्थापना होती है वो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। इसके जो अंतिम राजा हुए हैं वो बृहद्रथ हुए हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है नंद वंश। तो नंद वंश की जो स्थापना होती है वो होती है महापद्म नंद के द्वारा आपके 344 ईसा पूर्व में। वहीं अगर शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश की स्थापना होती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 187 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश है। गुप्त वंश की बात की जाए तो 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना होती है। इस प्रकार से सारे आपको वंश का जो कालाक्रम है उनको याद रखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी नमक, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है वो है सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, इसीलिए यह हमारी बॉडी में जाते ही तुरंत एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बॉडी को प्रदान करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रपौल। तो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड ने जो हराया हुआ था वो हर्षवर्धन को हराया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है
कि यह जो युद्ध हुआ था वो किस नदी पर हुआ था, तो याद रखना है यह युद्ध 618 ईस्वी में नर्मदा नदी पर आपके पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में हुआ था, जिसमें पुलकेशिन सेकंड विजयी हुए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है राइडर कप खेल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो राइडर कप जो खेल का संबंध है ये है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 112। तो बात आती है संघ शब्द की, तो संविधान में जो संघ शब्द का उल्लेख हुआ है वो आर्टिकल नंबर 1 में किया गया है। इसके बाद जो अन आर्टिकल दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 13, तो आर्टिकल नंबर 13 का जो संबंध है वो न्यायिक समीक्षा से है। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 24 है। आर्टिकल नंबर 24 में बालाश्रम पर रोक के लिए बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 112, तो अनुच्छेद 112 का संबंध है आपके वार्षिक वित्तीय बजट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा आपके वित्तीय बजट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा, हम आपके आंसर की प्रतीक्षा करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा, आज के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को कैसे लगे, इसके बारे में भी हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ में पार्ट नंबर 7 के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।